हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर PYQ सीरीज सेशन। हम हमारे क्वेश्चन नंबर 50 तक UPPCS का 2025 का पेपर कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। ओके, तो याद रखिएगा, मैं दोबारा से बोल दे रही हूँ, हमने कहाँ तक कर लिया है। 2025 का जो पेपर है हमारा, क्वेश्चन 50 तक हम कंप्लीट कर चुके थे। आज हम स्टार्ट करें हमारे क्वेश्चन नंबर 51 की एनालिसिस। सो क्वेश्चन नंबर 51 हमारा क्या है? असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, इसको एनवायरमेंट से आप रिलेट कर सकते हो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट देखते ही आपके दिमाग में आएगा ऐसा डेवलपमेंट जो प्रेजेंट की चीज़ों को भी होने दे रहा है और फ्यूचर की नीड्स को सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है। ओके, तो वो क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब आप डेवलपमेंट ऐसे कर रहे हो जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है उस पर कोई भी इम्पैक्ट ना पड़े। ओके, उनके लिए रिसोर्सेज की कमी ना हो जाए। सो अब देख लेते हैं। It should take place without damaging the environment and development in present time should not compromise with the needs of future generations। यही तो डेफिनेशन है। So yes, this is correct। अब रीजन है कि एजेंडा 21 was signed by world leaders in 1995। तो अब एजेंडा 21 के बारे में हमें थोड़ा पता होना चाहिए क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट एपिसोड था, है ना। तो ये इनकरेक्ट है, बाकी हमारा जो स्टेटमेंट असर्शन है वो क्या है? करेक्ट है। चलिए हम देख लेते हैं। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट किसने दिया था? ये याद रखना है, बर्नलैंड कमीशन रिपोर्ट। ठीक है, आ कॉमन फ्यूचर कब? 1987 में। बस आपको याद रखना है। जो एजेंडा 21 था ना, ये 1992 में एक्सेप्ट और अडॉप्ट किया गया था, ना कि 1995 में। और जब ये अडॉप्ट किया गया था, कहाँ पे किया गया था? ड्यूरिंग यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, जिसको रियो अर्थ समिट भी बोलते हैं। और कहाँ पे हुई थी ये? रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील में हुई थी। ओके, तो ये वाले पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अब अगर हम देखें कि एजेंडा 21 क्या है, तो एक ग्लोबल एक्शन प्लान है जिसे क्या था? सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए लाया गया था। अब अगर हमसे एजेंडा 21 का ईयर पूछ लिया है तो नेक्स्ट वाले एग्जाम्स में हमसे ये भी पूछ सकते हैं कि और क्या क्या की आउटकम्स हुए थे। तो ये आपको याद रखने हैं, है ना। ये हमारा एडिशनल फैक्ट है कि रियो डिक्लेरेशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट भी आया था। जो CBD है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये भी आया था। UNFCCC, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज भी आया था। और स्टेटमेंट ऑफ फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स भी आया था। आप लोग ये दो तो पढ़ लेते हैं, CBD एंड UNFCCC, बट स्टेटमेंट ऑफ फॉरेस्ट प्रिंसिपल बहुत ही कम लोगों को पता होता है। ओके, सो ये अपने नोटबुक में मार्क कर लीजिएगा, इनकॉर्पोरेट कर लीजिएगा। अगर पॉइंट्स नहीं मेंशन हो, पता हो, तो बहुत अच्छी बात है, ये आपके फैक्ट्स रिवाइज हो गए हैं। अब आपको ये टाइमलाइन याद रखनी है। कई बार ना मैच द फॉलोइंग में ये चीज़ें आ जाती हैं, तो आपको मतलब इसको याद रखना है कि 1987 यही हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट ब्रंडलैंड रिपोर्ट इससे रिलेटेड है। 1992 रियो अर्थ समिट एंड एजेंडा 21 से रिलेटेड है। 1997 क्योटो प्रोटोकॉल से रिलेटेड है। और क्योटो किससे रिलेटेड है? क्लाइमेट चेंज से। ओके, 2015 हमारे किससे रिलेटेड है? पेरिस अग्रीमेंट से। सो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये करंट बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। अब ये देखो, ये हमारा मतलब करंट बेस्ड क्वेश्चन है। 2025 में किसको क्या अवार्ड मिला? अभी तो काम का नहीं है, बट हम एनालाइज कर रहे हैं ना क्वेश्चंस को। हमें क्या पता चला? अच्छा, इस बार अगर पुलिट्जर अवार्ड आए तो वो अवार्ड किसको मिला है, ठीक है, और किस कैटेगरी में मिला है, ये हमको ध्यान देना है ना। ये हमारे करंट का पार्ट होना चाहिए। सो ये अभी हमसे पूछ लिया फिक्शन, म्यूजिक, बायोग्राफी, ड्रामा, और किसको मिला था, तो ये भी काम का नहीं है। बट काम का क्या है? क्या 2026 में ऐसा कोई अवार्ड आया है या हमारे एग्जाम से पहले आने वाला है? तो यस, ये अवार्ड आ चुका है और यहाँ पे मैंने आपको लिस्ट प्रोवाइड करवा दी है ना। ये थोड़ा बेसिक देख लेते हैं। जो पुलिट्जर प्राइज है, ये 1917 में एस्टेब्लिश हुआ था। कौन इसको एडमिनिस्टर करता है? तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी USA की इसको एडमिनिस्टर करती है। और ये किस चीज़ में रिकॉग्नाइज करता है ना, तो ये रिकॉग्नाइज एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म, लिटरेचर, म्यूजिक एंड ड्रामा। ओके, अब ये जो आपको नोट डाउन कर लेना है। ओके, ये जिस करंट के पीछे आप लोग भागते हैं ना, ऐसे लिंक करते हैं हमारे करंट को। ओके, तो हमने यहाँ देख लिया कि कैटेगरी और 2026 के विनर कौन है। हमारे क्वेश्चन में 4 पार्ट पूछे होते हैं, फिक्शन, ड्रामा, बायोग्राफी एंड हमारा म्यूजिक। तो ये चारों नाम यहाँ पर दे दिए हैं, एंड चारों के साथ साथ जो भी और एक्स्ट्रा होते हैं ना हमारे, वो सारे दिए हुए हैं।
आप इनको रीड कर लीजिएगा एंड इनको याद करना है, ठीक है। इनको बार बार जब रिवाइज करेंगे तभी ये आपको याद हो पाएंगे, ओके। तो याद रखिएगा फिक्शन के लिए किसको मिला है, डैनियल क्रॉस को, ठीक है। एंड याद रखिएगा किससे रिलेटेड है, एंजल डाउन से। ड्रामा के लिए बेस वॉल है ना, लिबरेशन से रिलेट कीजिएगा। हिस्ट्री के लिए जिल लेपोर को मिला है वी द पीपल अ हिस्ट्री ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये आप एक बार देख लेंगे है ना, एंड नोट कर लेंगे, बार बार रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें कुछ समझाने का नहीं है, इसलिए मैं भी आगे चल रही हूँ। सो क्वेश्चन नंबर 53, ओके। ये साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें पूछा है इसमें से कौन सा एंजाइम है जो स्टमक में रिलीज होता है, किसके लिए, प्रोटीन डाइजेशन के लिए। अब आप डेप्थ देख रहे हो कि एंजाइम पूछ रहा है कि रिलीज कहाँ हो रहा है, स्टमक में, और उसमें भी फंक्शन क्या है उसका, प्रोटीन डाइजेशन। तो ये आपको 3 ऑप्शन दिए। अगर आपको साइंस, बेसिक साइंस भी अगर आपने अच्छे से रिवाइज की होगी तो आपको ये फैक्ट्स पता होंगे। तो अभी मैं बता देती हूँ, सिर्फ और सिर्फ पेप्सिन है, बाकी हमारा काइमोट्रिप्सिन और ट्रिप्सिन अभी इसके अंदर नहीं आते हैं, ओके। तो ये आप इसको याद रखिएगा एंड मेंशन कर लीजिए। आते हैं हम हमारे इसके एक्सप्लेनेशन में। तो याद रखिएगा जो ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन है ये स्टमक नहीं, पैनक्रियाज में रिलीज होते हैं, है ना। तो ये पैनक्रियाटिक एंजाइम्स हैं, ओके। फिर एडिशनल फैक्ट ये देख लीजिए कि स्टमक में कौन सा एंजाइम रिलीज होता है, पेप्सिन। पैनक्रियाज में तो अभी हमने देख लिया ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन। अब ये तो पैनक्रियाटिक के साथ ही नाम है, तो हमें ऑब्वियसली थोड़ा कनेक्ट हो जाता है कि पैनक्रियाज में ही होगा। कौन कौन से, पैनक्रियाटिक अमाइलेज, पैनक्रियाटिक लाइपेज, है ना। तो ये चीज़। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन से होते हैं, क्योंकि अब अगर मान लो स्टमक और पैनक्रियाज से रिलेटेड पूछा है तो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन से भी पूछ सकते हैं। तो याद रखिएगा कौन सा है, माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टेज, पेप्टिडेजेस, ओके। सॉरी, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज एंड पेप्टिडेजेस, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 54 पे, ओके। सो ये भी असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, ये पॉलिटी का है। बोल रहे हैं इंडिया इज अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। यस, अभी ऑलरेडी हम देखते हैं ना कि हमारी पार्लियामेंट चल रही है, ठीक है। और पार्लियामेंट का ही कितना इंपॉर्टेंट रोल है। तो हमारी क्या है, इंडिया क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो करती है। फिर बोल रहे हैं इन इंडिया द एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। थोड़ी सी अगर बेसिक पॉलिटी पता होगी तो आपको ये क्लियर होंगे। क्या इन दोनों में आपको कोई कनेक्शन दिख रहा है कि क्या इंडिया में एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल है लेजिस्लेचर के लिए, इसीलिए पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। ये इजी क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए, ओके। सो आंसर इज डी, दोनों ही ट्रू है। और आर ही हमारा क्या है, एक्सप्लेनेशन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है हमारे स्टेटमेंट का, ओके, असर्शन का। सो असर्शन करेक्ट है, ये तो बिल्कुल इजी फैक्ट है कि इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। क्यों, क्योंकि जो हमारे एग्जीक्यूटिव्स हैं ना वो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, लेजिस्लेचर के लिए, ओके। सो ये आर्टिकल 75 एक्सप्लिसिटली बोलता है ये वाली चीज़, ओके। तो ये आपको याद रखना है। जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल है लोकसभा के लिए, मीन्स लेजिस्लेचर के लिए, एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मीन्स एग्जीक्यूटिव, ओके, जो हमारी पॉलिसीज को क्या कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ओके। फिर आते हैं हमारे की फीचर्स क्या होते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम के। तो याद रखने नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, ठीक है, जैसे प्रेसिडेंट। रियल एग्जीक्यूटिव कौन है, पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फ्यूजन होता है एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर का, है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि एग्जीक्यूटिव अलग है लेजिस्लेचर अलग है, वही जो पार्लियामेंट में बैठ रहे हैं, ठीक है। जब वो लॉ बना रहे हैं तो लेजिस्लेचर, एंड जब बार आगे की प्रोसेसिंग चल रही है तो वो क्या हो जाते हैं, एग्जीक्यूटिव्स हो जाते हैं, ओके। एग्जीक्यूटिव रिमेन्स इन ऑफिस ओनली व्हाइल एंजॉयिंग द कॉन्फिडेंस ऑफ द लोकसभा। मतलब लोकसभा में कॉन्फिडेंस है तब तक तो वो एग्जीक्यूटिव्स हैं, बट अगर लोकसभा में अगर उनको हटा दिया गया, मीन्स लेजिस्लेचर में उनको हटा दिया गया, तो एग्जीक्यूटिव भी नहीं रहेंगे। तो याद रखना इंडिया में तो पार्लियामेंट्री सिस्टम है और यूएस में क्या है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 55। ये ज्योग्राफी का है, ठीक है। क्या पूछा है, नॉट करेक्ट पूछा है कि कौन सा पास इस स्टेट में, यूनियन टेरिटरी में नहीं है, ओके। सो लिपुलेख क्या लद्दाख में है, नाथुला सिक्किम में है, बॉमडिला अरुणाचल में, शिपकिला हिमाचल में। अब इसमें पूछा है नॉट करेक्ट, ओके। तो ये आप याद रखिएगा, ये भी PYQs में बहुत बार आता है, ये आपको याद ही हो जाएगा। आप जब PYQ सारे कर लोगे ना खुद ही याद हो जाएगा, इतनी बार क्वेश्चन दिख जाएंगे। तो आप इसको नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। तो ये तो हमारे बहुत ही ज़्यादा कॉमन है ना, कि मतलब इजी वाले हैं ये। तो यस, नाथुला सिक्किम में ही है, बॉमडिला अरुणाचल में, शिपकिला हिमाचल में, सिर्फ लिपुलेख लद्दाख में नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी, ओके। तो जो हमारा लिपुलेख अगर वहाँ पे लद्दाख में नहीं है तो हमारे कहाँ पे है, उत्तराखंड में। ये आपको याद रखना है। तो आते हैं ये, और ये 2 एक्स्ट्रा याद रखिएगा कि जोजिला कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में, और खारदुंगला हमारा कहाँ पर है, लद्दाख में, ओके। ये मतलब यहाँ पे मैंने लिख दिया। एग्जाम टिप क्या है कि बहुत
12 ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं, तो फोकस करके रखना है ऐसे पार्ट पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पॉलिटी का है, ठीक है, कि विच अमंग द फॉलोइंग वर्ड्स वर इंसर्टेड इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ओरिजिनली हमारे प्रीएम्बल में जो चीज़ें थी उसको थोड़ा सा मतलब 42nd में जाके कुछ अमेंड किया गया। अमेंड में भी हमने क्या किया था कि कुछ वर्ड्स को इंसर्ट कर दिया था, कुछ वर्ड्स को ऐड कर दिया था। ऐसा नहीं था कि जो वर्ड्स ऐड नहीं थे तो ऐसा नहीं था कि मतलब पहले उनकी वैल्यूज़ नहीं थी, वैल्यूज़ इम्प्लिसिटली थी, बट अब उसको एक्सप्लिसिटली वर्ड्स को मेंशन कर दिया गया था। अब बताइए कि कौन से वर्ड्स थे जिनको मतलब इंसर्ट किया गया था। सोशलिस्ट, सेक्युलर, सोवरेन, रिपब्लिक। रखिएगा, सोशलिस्ट एंड सेक्युलर को क्या किया गया था, बाद में ऐड किया गया था, एंड सोवरेन और रिपब्लिक तो हमारे क्या थे, पहले से ही थे। ओके, तो ये आपको याद रखना है। अब एडिशनल फैक्ट में हम आ जाते हैं, जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है ना, तो काफ़ी सारे चेंजेस आए थे इससे, तो इसलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। कौन कौन से वर्ड ऐड हुए थे हमारे प्रीएम्बल में, इसको याद रखना, SSI, ठीक है, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। ओके, ये चीज़ आपको याद रखनी है। फिर आते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 57 पे। ये हमारा हिस्ट्री का क्वेश्चन है, मिडिवल हिस्ट्री का। एम्परर और उनके टॉम कहाँ लोकेटेड है। मतलब आप देख रहे हो कितने फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपने हिस्ट्री में सारे फैक्ट्स अच्छे से किए हैं, जैसे जो हम हमारी 1 पेजर सीरीज में ला रहे हैं, अगर आपने वो ढंग से कर लिया ना, मतलब आई बेट कि आप आराम से 90% प्लस क्वेश्चन करके ले जाओगे, है ना, ऐसे वाले क्वेश्चन में। चलिए, तो अब पूछा है मतलब इसको आपको मैच करना है ना कि कहाँ पर है। चलिए, तो हम सीधे आते हैं। अगर आपने थोड़ा सा पढ़ा होगा तो आपको याद होगा, आप उसको इजीली कनेक्ट कर सकते हो। तो बाबर का कहाँ पर है, काबुल में। हुमायूं दिल्ली में, ये तो आपको पता ही होगा, है ना। फिर आते हैं जहांगीर, इनका कहाँ पर है, लाहौर में। एंड शाहजहाँ का कहाँ पर है, आगरा में। ठीक है, मतलब ये कई बार PYQs में पूछा भी गया है, इसलिए आपको पता होने चाहिए। एंड ये जनरल नॉलेज वाली चीज़ भी है, क्योंकि हमें पता रहते हैं नॉर्मली हुमायूं दिल्ली, शाहजहाँ आगरा, ये तो हमें पता ही होता है ना। चलिए, फिर आइए आते हैं, ये पॉइंट याद रखिएगा, जो हुमायूंस टॉम्ब है एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ना, और इसको रिगार्ड किया था फर्स्ट मेजर गार्डन टॉम्ब इन इंडिया। ऐसे इन वाले पॉइंट्स को भी याद रखना है, ठीक है। फिर आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 पे, ठीक है। ये भी साइंस हमारा एनवायरनमेंट प्लस करंट रिलेटेड क्वेश्चन है। अब इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग रामसर वेटलैंड साइट्स इज आर नॉट सिचुएटेड इन उत्तर प्रदेश। ओके, कौन सी साइट्स, मतलब साइट्स तो सारी की सारी रामसर वेटलैंड साइट्स है, पर कौन सी यूपी में नहीं है। अगर आपने हमारी सीरीज़ अगर डेली अब देखते हैं तो आपने चेक किया होगा कि मैंने आज ही मतलब हमारी जो 101 रामसर साइट्स है वो आई है ना, उसके बारे में बताया हुआ है, ठीक है। तो वो पोस्ट में भी है और हमारी क्या बोलते हैं शॉर्ट भी हमने उसके बारे में निकाला। सो मुझे बताइएगा वो कौन सी वाली साइट है, ठीक है, याद रखिएगा। और ये अरुणाचल की फर्स्ट है। चलिए मैं ही नाम बता देती हूँ, क्या है ये, हमारी ग्लो लेक। ओके, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए चलते हैं हमारे इस वाले पार्ट पे, सॉरी, है ना, ये वाला क्वेश्चन तो कंप्लीट कर लें। ओके, तो ये हमारे यूपी में सिचुएटेड नहीं है ना, तो आपको ये याद, मतलब जब आप पढ़ेंगे ऊपर से ओवरव्यू होगा तो आप इसको क्लियरली एलिमिनेट भी कर सकते हो। तो सरसाई, समसपुर, रुद्र सागर, सुल्तानपुर लेक, ठीक है। तो ये आपको बताना है कि कौन सा यूपी में नहीं है। एंड ये यूपी स्पेशल, जब आप UP5 एंड UP6 वाले पेपर मेंस के कर लोगे ना, तो ये वाली चीज़ें आपको ईजी लगेंगी, ठीक है। अभी लगता है कि यार कहाँ से इतना कवर करो। तो सरसाई और समसपुर तो है हमारे यूपी में। रुद्र सागर, सुल्तानपुर लेक, रुद्र सागर लेक और सुल्तानपुर नेशनल पार्क यूपी में लोकेटेड नहीं है। ओके, अब आ जाते हैं हमारे एडिशनल फैक्ट्स पे। जो रुद्र सागर है ये हमारा त्रिपुरा में है, एंड सुल्तानपुर नेशनल पार्क हमारा कहाँ पर है, हरियाणा में। ये भी PYQs में आपको कई बार देखने को मिल जाएगा, तो ये इजी क्वेश्चन में ही था, ठीक है। अब ये थोड़े से आपको याद रखना है कि यूपी में फिर मिलते कौन कौन से हैं। तो अपर गंगा रिवर, नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, समन, समसपुर, संडी, पार्वती, अर्गा, सरसाई, हैदरपुर, बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, है ना। तो ये सारे हमें क्या देखने को मिलते हैं, हमारे उत्तर प्रदेश में देखने को मिलते हैं। अब जो करंट लिंकेज है ना, ठीक है, एक तो बिल्कुल करंट लिंकेज मैंने अभी आपको बता दिया कि 101 रामसर साइट्स हो गई हैं, है ना, इंडिया में। और अभी कौन सी है, ग्लो लेक, कहाँ की है, अरुणाचल प्रदेश में। अब हाईएस्ट नंबर ऑफ जो रामसर साइट्स है वो कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। अभी तक की बता रही हूँ मैं, कल तक की, क्योंकि आज ये ऐड हो गया है ना। फिर सेकंड हाईएस्ट कहाँ पर है, यूपी में। तो याद रखिएगा हाईएस्ट नहीं है यूपी में, क्या है, सेकंड हाईएस्ट है। सो अब इसको 101 कर लीजिएगा,
ओके। जो 100 थी वो सूरताल थी, अब 101 हमारी कौन सी हो गई, ग्लो लेक ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ओके। अब फर्स्ट रामसर साइट कौन सी थी इंडिया की, तो मतलब ये फैक्चुअल पॉइंट्स हैं जिस पे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो चिल्का लेक एंड क्यूलाडू नेशनल पार्क है ना, ये राजस्थान में, और चिल्का लेक उड़ीसा में। लार्जेस्ट रामसर साइट कौन सी है इंडिया की, तो याद रखिएगा सुंदरबन वेटलैंड्स। ओके। और स्मॉलेस्ट तो रेणुका वेटलैंड, जो कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। कोई ऐसा स्टेट है जहाँ पे नो रामसर साइट्स है, तो प्लीज़ यहाँ से अरुणाचल हटा दीजिएगा, अब अरुणाचल में हो गया है ना। तो कौन सा है, तेलंगाना है, और मेघालय नागालैंड में अभी एक भी रामसर साइट नहीं है। ठीक है, एंड इसको प्लीज़ कर लीजिएगा, है ना, क्योंकि ये आज ही हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। ये रिपोर्ट के ऊपर क्वेश्चन है, ग्लोबल वेज रिपोर्ट 2024-25 वॉज रिलीज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। अब इससे हमें क्या पता चला कि रिपोर्ट कौन रिलीज कर रहा है, हमें उसके बारे में भी आइडिया होने चाहिए। ठीक है, तो ILO मीन्स इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, या IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, कौन इसको रिलीज करता है, तो ये आपको याद ही करना पड़ेगा, कौन रिलीज करता है, ILO। ठीक है, हमारा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अब आप इसमें आपको याद क्या रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, ILO क्या है सबसे पहले, तो 1919 में एस्टेब्लिश हुआ था, किसे, ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स से। पहली स्पेशलाइज एजेंसी थी UN की, कब बनी थी, 1946 में। हेडक्वार्टर कहाँ है पता होना चाहिए, जिनेवा स्विट्जरलैंड में, एंड इसको नोबेल पीस प्राइज भी मिल चुका है। अब हमसे रिपोर्ट्स के बारे में क्वेश्चन था ना, तो ये वाले पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा। जो ILO है वो क्या क्या रिलीज करती है, ग्लोबल वेज रिपोर्ट, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक। वर्ल्ड बैंक क्या रिलीज करती है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। IMF क्या रिलीज करती है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। और UNDP क्या रिलीज करती है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ओके, ये नोट कर लीजिएगा एंड रिवाइज करते रहिए, अपने आप ये याद हो जाएंगे। ओके, सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे। द ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, फिर देखो कि कौन रिलीज कर रहा है, मीन्स हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ हमारी रिपोर्ट हमारी कौन रिलीज करता है ना, तो यहाँ पे देख लेंगे कि IMF करता है। कब करता है, जनरली ट्वाइस अ ईयर। अब ये रिपोर्ट क्या देखिए, क्या नहीं, वो नहीं। अब हम देखते हैं कि IMF और कौन कौन सी रिपोर्ट रिलीज करता है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, फिस्कल मॉनिटर, एक्सटर्नल सेक्टर रिपोर्ट। ये 4 रिपोर्ट कौन देते हैं, IMF देता है, ये आपको याद रखने हैं। अब यहाँ पे मैंने दे दिया है कि IMF, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी रिपोर्ट देती है। ILO का तो अभी हमने ऊपर भी देख लिया। IMF का याद रखना है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। वर्ल्ड बैंक का कौन सा है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ये आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, चलिए तो आज का सेशन अभी हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट और क्वेश्चंस लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग एंड कीप ग्रोइंग। नेक्स्ट सेशन में हम ज़्यादा क्वेश्चंस को लेकर आएंगे। ओके, सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।